आज की क्लास में फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू फीचर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ जो टर्म आपको दिख रहा है दैट इज मेटाबॉलिज्म। ये एक ऐसा टर्म है जिसको कोई भी स्टूडेंट ये नहीं बोल सकता कि ये हमने आज तक सुना नहीं है। सुना ज़रूर होगा, लेकिन जब मैं बच्चों से पूछती हूँ कि इसका एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो बताओ मुझे, वहाँ जाके आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आखिर हम मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करें तो करें कैसे? ठीक है। अब यहाँ आपको एक ह्यूमन बीइंग नजर आ रहा है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो क्या ये जो ह्यूमन बीइंग है इसकी बॉडी में या आपकी बॉडी में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा? क्या जरूर हो रहा होगा। अगर एक मैं छोटा सा जीरो लेवल का एग्जांपल दूं, आप एक रोटी का टुकड़ा अगर खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भर भर के है, लेकिन यहाँ जो आपको आपका स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, यहाँ इस डायग्राम में दिस पार्ट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने इंटेक कहाँ से करा है? माउथ से किया है। इंटेक कहाँ से किया? आपने माउथ से किया। बट अगर जिस फॉर्म में आपने उस चीज़ को इंटेक करा है, अगर उसी फॉर्म में मैं उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दूँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेगा कि मेरी ये कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सकूँ या सोख सकूँ, ठीक है। तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए? उसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ को? जिस चीज़ को यहाँ पे इंटेक किया गया है इस ह्यूमन बीइंग के द्वारा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला? यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ये जो कंक्लूजन मैंने दिया है, तो इससे आपने क्या रिजल्ट सीखा या क्या आपको सीखने को मिला? अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन के पहले लिख दूं आपको, फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तभी मैंने यहाँ पे जीरो लेवल का एग्जाम्पल उठाया है ताकि इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। मैंने पहले एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया। डेफिनेशन मैं पहले लिख सकती थी, बट मेरी ये कोशिश है कि आपको पहले याद हो जाए, उसके बाद आप खुद बिना देखे लिख सकें इसको। तो मैंने अभी भी आपको एक एग्जाम्पल बताया कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम कर रहे हैं और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को जो सोखना है, जो इंटेक करना है, वो ग्लूकोज लेगा। कार्बोहाइड्रेट अगर आप इसको देने की कोशिश कीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट का ये कुछ नहीं करेगा, बोलेगा गेट लॉस्ट, आई कांट रिकॉग्नाइज यू, ये उसको आउट कर देगा वहाँ से, ठीक है। तो ज़रूरत यहाँ पे किस चीज़ की है? उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म की है, कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर की है। यानी अगर कोई आपसे पूछे नेम द मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज, नेम द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज तो ग्लूकोज के बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन निकला इसके बेसिस पे? कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन जो आप ग्लूकोज में करा रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। लेकिन क्या हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में एक ही केमिकल रिएक्शन होता है क्या? नहीं। हम लोगों की बॉडी में काउंटलेस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब इतने केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। विद इन 1 मिनट आपका एक सेल मोर देन 50,000 केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो अब ये खुद ही आपको ये बात समझ आ रही होगी कि कितना वास्ट सेंस में आप इस टर्म को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि अगर कोई आपसे पूछे आज के बाद से कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या निकला? द सम टोटल ऑफ, मतलब आप यहाँ पे जोड़ रहे हैं किसी चीज को। किस चीज का सम टोटल है यहाँ पे? ऑल द केमिकल रिएक्शन। मैंने और किसी चीज का तो नहीं बताया, मैंने किसका बताया यहाँ पे? केमिकल रिएक्शंस का बताया। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल reactions in a living organism is known as metabolism। अब याद हो गया सबको? अब तो कोई दिक्कत नहीं, मेटाबॉलिज्म याद करने में समझ आया सबको? मतलब आज की यस बात मैम। से अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन मेटाबॉलिज्म, तो आप आंख बंद करके उसको बता सकते हैं
कि आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर उसको एक साथ जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये ह्यूमन बीइंग का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देखा आपने, एक और एग्जांपल है आपके पास। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अगर आपको नहीं पता, मतलब बायोलॉजी का आप भी नहीं जानते। ठीक है, कोई ऐसा चैप्टर बायो का नहीं होगा जहां आपको प्रोटीन और एमिनो एसिड लिखा हुआ ना मिले। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है, जब मैं आपको सेल चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने पूरे सेंट्रल डॉगमा में एक्सप्लेन करा था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो जब आप प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब आपने प्रोटीन खाया, डेली डाइट में प्रोटीन तो कंज्यूम करते हैं, तो आप जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे तो प्रोटीन के ब्रेक डाउन को करने के बाद आपको क्या मिलना है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड में टूटेगा, इसमें टूटेगा ये एमिनो एसिड। एक और चीज सीख ली आपने इस बहाने, अगर कोई आपसे पूछे नेम द मोनोमर ऑफ प्रोटीन तो एमिनो एसिड, मेंशन द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड तो प्रोटीन। मतलब ऐसे ऐसे केमिकल रिएक्शन जो हैं वो आपकी बॉडी परफॉर्म करने का काम कर रही है। फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मेटाबॉलिज्म को आप समझ रहे हैं तो आपकी बॉडी में कितने टाइप के मेटाबॉलिज्म होते हैं बॉडी में, या हम पूरे लिविंग सिस्टम में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में परफॉर्म कर रहे हैं उसको अब जाके डिवाइड करने का हमने दो क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है। क्या क्या सिलेक्ट किया है, तो देखिए, एक क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया है इंक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट, और दूसरा क्राइटेरिया हमने सिलेक्ट किया है डिक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट। फिर आप यहाँ एक और क्वेश्चन पूछेंगे, तब ये ड्राई वेट क्या होता है। तो ड्राई वेट जो है आपकी बॉडी का जो भी वेट है, अब पता है आपको, ये पिछली क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको पता है कि ड्राई वेट का मतलब है कि आपकी बॉडी का जो भी वेट है उसमें से आपको वाटर के वेट को माइनस कर देना, ये तो बॉडी का हो गया ड्राई वेट। अगर सेल का ड्राई वेट कोई पूछे तो सेल का जो भी क्या है आपके पास अवेलेबल है, मास है टोटल, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, उसके वाटर के वेट को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, उसका ड्राई वेट हो जाएगा। इसके आधार पे हमने क्या करा, यहाँ पे इसको दो टाइप में बांट दिया। हमने बोला कि ये दो तरह का होगा आज के बाद से, मेटाबॉलिज्म जो है उसका क्राइटेरिया क्या हो गया, ड्राई वेट का घटना और बढ़ना। बहुत आसान है, एक बार समझ लेने के बाद ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। नंबर वन टाइप इज एनाबोलिज्म, नंबर टू इज कैटाबोलिज्म। एक हो गया एनाबोलिज्म और दूसरा हो गया यहाँ पे कैटाबोलिज्म। ठीक है, दूसरा हो गया यहाँ पे आपके पास कैटाबोलिज्म। तो ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म जो है, इसमें से अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होगा कि किसमें हम ऐसा माने कि ड्राई वेट बढ़ेगा और किसमें हम ऐसा माने कि ड्राई वेट उसका घटेगा। ठीक है, एनाबोलिज्म जो है ये जाना जाता है ड्राई वेट के बढ़ने के लिए। एनाबोलिज्म किस चीज के लिए माना जाएगा या जाना जाएगा, इंक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ठीक है, इंक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट। अब यहाँ पे आप तो ये लिख ही चुके हैं इंक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट, तो फिर दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, ऑब्वियस उल्टा करेंगे इसका, और क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ आपके पास इंक्रीजमेंट जो है इसको मैं डिक्रीजमेंट बना देती हूँ, बस हो गया, डिक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट। अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अच्छा, एक में क्या है, ड्राई वेट जो है घट रहा है और दूसरे में ड्राई वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो
एक और यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ड्राई वेट के बढ़ने की बात करते हैं और ड्राई वेट के घटने की बात करते हैं, तो इनके क्लासिक एग्जांपल्स को कैसे समझें। सबसे पहले हम लोग एनाबोलिज्म के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो एनाबोलिज्म को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, इसके सुपर क्लासिक एग्जांपल्स में से आते हैं आपके पास ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, तो कैसे हो गया ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस? पहले मैं एग्जांपल लिख दूं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस। अब ये समझ कैसे आएगा? जो डायग्राम आपने एक ग्रोथ वाला पिछली क्लास में देख रखा था, उसे तुरंत समझ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपको एक प्लांट नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको? पहले ये प्लांट ऐसा है, फिर कुछ समय के बाद ये और ग्रो कर गया, फिर कुछ समय के बाद ये और ग्रो कर गया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आपने जो इसको ग्रो करता हुआ देखा, तो ये जब इस साइज को अक्वायर कर लिया, तो क्या इस साइज को वापस रिवर्स करके यहाँ कर सकते हैं क्या? नहीं। दूसरा क्वेश्चन, नो मैम। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ है? उसका ड्राई वेट घटा है, बढ़ा है, क्या होगा भाई? कितना भी पानी का वेट रिड्यूस कर लीजिए, ये तो कॉमन सेंस है कि ये जो केस 1 है, 2 के बाद ये जो केस 3 है, तो हर हाल में केस 3 में क्या हुआ है? यहाँ पे ड्राई वेट बढ़ा ही बढ़ा है। ठीक है, तो आपकी बॉडी का भी ग्रोथ, जरूरी नहीं है कि मैंने प्लांट का बोला तो सिर्फ प्लांट का ही याद रखेंगे, इवन आपकी बॉडी तक का जो ग्रोथ है, तो इस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल तो बहुत सारे आपके इंट्रिंसिक फैक्टर हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन इतने में से भी यहाँ पे जो आप ड्राई वेट का बढ़ना, जो मैंने क्राइटेरिया आपको पिछली क्लास में बताया, लेंथ बढ़ रहा है, सरफेस एरिया, वेट, ड्राई वेट, बायोमास, थिकनेस, सब बढ़ रहा है। इस केस में देखिए सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। या अगर बढ़ गया तो इसको कम भी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जब कम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसी पावर नहीं है, तो इस फेनोमेना का कुछ तो नाम देना पड़ेगा। हाँ, जो यहाँ पे आपने डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज करके इंक्रीजमेंट के लिए एक टर्म दिया, दैट इज ग्रोथ। लेकिन जिस केमिकल रिएक्शंस को आप यहाँ पे इंक्लूड करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे अगर आप इसको देखना और लिखना स्टार्ट करेंगे, तब ये मेटाबॉलिज्म के एक टाइप एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे दूसरा जो क्लासिक एग्जांपल है आपके पास, फोटोसिंथेसिस। अब मैंने अभी आसानी से आपको बता दिया कि ये प्लांट कभी इस साइज का था और एक ऐसा टाइम आया कि ये ग्रो करता करता इस साइज का हो गया। तो जब इसने इतनी ग्रोथ करी है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर हम प्लांट के केस में बात करें, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसका फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट के केस में आप उसके फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर दें, बंद कर दें, तो वो प्लांट कभी भी अपने आप को ग्रो कराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर हम प्लांट फिजियोलॉजी में बात करें, तो ग्रोथ एंड प्लांट फिजियोलॉजी आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। अगर प्लांट का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो रहा है तो वो ग्रो करेगा। अगर प्लांट के मेटाबॉलिज्म में कोई एरर है तो वो ग्रो नहीं करेगा। अगर वो ग्रो नहीं कर रहा, अगर मैं इसको उल्टा करके बोलूँ, अगर वो प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि उसके मेटाबॉलिज्म में कोई एरर है। तो 100 बातें यहाँ पे, लेकिन सबका मतलब क्या है? एक ही है कि ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है एनाबॉलिज्म का, और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको किसके बारे में दिया है? यहाँ पे एनाबॉलिज्म के बारे में है। नो डाउट केमिकल रिएक्शंस ही, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि जो आप मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? मेटाबॉलिज्म देख रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म को जब आप पहले यहाँ पे टैग लगा रहे हैं कि इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियस है क्या होगा यहाँ पे? तो केमिकल रिएक्शन ही इन्वॉल्व होगा उसके अंदर। फिर जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैटाबोलिज्म के बारे में, किसके बारे में? कैटाबोलिज्म के बारे में। तो कैटाबोलिज्म जो है, डिक्रीजमेंट ऑफ ड्राई वेट। अब इसको समझने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। चलो, बढ़ना और जो ड्राई वेट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, वो तो नो डाउट अच्छे से बच्चों को समझ आ जाता है, आसान भी है।
कैटाबोलिज्म भी आसान ही है, लेकिन समझने में पता नहीं बच्चों को क्यों दिक्कत आती है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे एक जो पर्सन यहाँ अवेलेबल है आपके सामने, इसके रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं, या आपके रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने बायो की क्लास स्टार्ट करी, आपका हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क होगा, आप छोड़ के बैठे होंगे, या फिर कोई एक ऐसा वर्क हो जो आप कर भी रहे होंगे साथ के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम वर्किंग है अभी। अगर आप मेरी बातों को सुनते सुनते कुछ कुछ नोट करने का काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका जो पूरा मस्कुलेचर है वो भी काम कर रहा है। आपके जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है उसको तो नहीं स्टॉप कर सकते आप। ऐसा तो नहीं आप बोलेंगे अच्छा ठीक है अभी बायो का काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, हम क्या करते हैं कुछ टाइम के लिए जो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देते हैं। ऐसा तो होता नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता। तो रेस्पिरेशन जो है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। आप कितने दिन तक और कितने समय तक जीना चाहते हैं इसको डिसाइड कौन करेगा, आप कितना रेस्पिरेशन करना चाहते हैं। किसी की सांस बंद कर दी जाए उसकी डेथ हो जाएगी, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये रेस्पिरेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर इसको डाला क्यों गया कैटाबोलिज्म की कैटेगरी में। कैटाबोलिज्म की कैटेगरी में डाले जाने का मतलब है कि इसको हम टैग लगा रहे हैं कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो ड्राई वेट को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो कैसे ड्राई वेट को डिक्रीज करेगा कि आपने नाइट में सपोज कीजिए कि पूरा फुल ओवर ईटिंग करके आप सो गए, तो आपके पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा वर्क मिल गया एब्जॉर्प्शन का, ये बेचारा एब्जॉर्प्शन कर रहा है कर रहा है कर रहा है, लेकिन ये तो अपना काम कर रहा है। आपका जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है तो वो तो आपकी बॉडी के लिए बैटरी ऑपरेटेड प्रोसेस हो गया ना। बट आप तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं आपको सॉकेट में जाके चार्ज लेने की जरूरत है, या आप बोले भाई अब तो हमारे रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, अभी हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपकी बॉडी को जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो किससे पूरा करेगा, आपके फूड से करेगा, नो डाउट। चाहे आपके नर्वस सिस्टम को नरिशमेंट चाहिए, चाहे आपके हार्ट के फंक्शन को चाहिए, चाहे आपकी बॉडी का कोई सा भी सिस्टम क्यों ना हो। ठीक है, नॉर्मल छोटे छोटे ऐसे आयंस हैं, कैल्शियम आयन का जाना आप अपनी बॉडी में बंद कर दीजिए, आपकी पूरी बॉडी जो है वो तहस नहस दुरुस्त हो जाएगी। एक एक चीज को रेगुलेट कर, कैल्शियम आयन का इतना बड़ा रोल है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे वहां भी कैल्शियम आयन। हाँ, सोडियम पोटेशियम पंप होगा जरूर, लेकिन वहां भी आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ कौन दिखेगा, कैल्शियम आयन दिखेगा। बोन फॉर्मेशन में कैल्शियम आयन, आपका स्केलेटल सिस्टम बनना है कैल्शियम आयन, आपका नर्वस सिस्टम अच्छा काम करना है कैल्शियम आयन। सब चीज में आपको इनडायरेक्ट वे में सामने से रोल प्ले करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये भी दिख जाएगा कि अगर एक बहुत बड़ा मकान है उसको सेफ रखने का काम एक छोटा सा ताला करता है, एक लॉक करता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपकी बॉडी में कैल्शियम आयन जो है बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करने का काम करता है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है ये उसी बैटरी ऑपरेटिंग प्रोसेस की तरह हो जाता है, जो आप अगर अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के इमेजिन करें तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन जो इसका लगा हुआ है, आप किसी टॉय से क्यों नहीं करा लेते बिना बैटरी डाले हुए उसमें, करा सकते हैं क्या, नहीं करा सकते। दैट मीन्स कि ये जो छोटा सा फिनोमेना है इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये भी इस चीज की डिमांड कर रहा है कि हाँ भाई मुझे एनर्जी चाहिए अपने प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस रात भर एनर्जी ले कहाँ से रहा है, आप कोई जंपिंग डांसिंग राइटिंग सिंगिंग का काम तो कर नहीं रहे। तो ये जो एनर्जी है ये कहाँ से ले रहा है, आपके एब्जॉर्ब्ड फूड से ले रहा है, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। फिर क्या करेगा, लेता हुआ ये रेस्पिरेशन कर करके उसको ब्रेक डाउन करता जा रहा है और अपने प्रोसेस को परफॉर्म करता जा रहा है। तो आप तो नाइट में ओवर ईटिंग करके सोए थे, लेकिन फिर भी आपका जो ड्राई वेट है वो नाइट में सोते वक्त आप अपना वेट लीजिए और मॉर्निंग में उठने के बाद, आपने अभी तक ये कहावत सुनी थी। इसका रीजन ये है कि रेस्पिरेशन ने वहां पे क्या किया, वहां पे सही में उसने कैटालिसिस का काम किया, उसने वहां पे कैटाबोलिज्म को परफॉर्म किया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो ड्राई वेट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इधर हमने एग्जांपल में लिखा था ग्रोथ एंड फोटोसिंथेसिस, यहाँ हम लोग मार्क कर लेते हैं रेस्पिरेशन।
इस एनाबोलिज्म में और कैटाबोलिज्म में कोई डाउट नहीं, किसी को क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल यस मैम, एनाबोलिज्म क्लियर है। कैटाबोलिज्म क्लियर है, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे इसमें। एक और सबसे बड़ा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है, और ये डिस्प्यूटेड भी नहीं है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आपके पास? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें क्या है, आपने ये 9th क्लास से ही पढ़ रखा है या उससे छोटी क्लासेस से भी आपने इसको रीड कर रखा है। एक सेल है प्रॉपर, मतलब यूनिट, आपकी बॉडी की यूनिट क्या है? सेल है। कोई मल्टी सेलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी की यूनिट क्या है? सेल है। ठीक है। तो एक जैसा काम करने वाले, एक जैसे दिखने वाले सेल्स को जो एक पर्पस के लिए काम करते हैं, आप एक साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज नोन एज टिश्यू। तो सेल को जब ऐड करेंगे तो टिश्यू फॉर्म होगा, टिश्यूज को ऐड करेंगे तो ऑर्गन फॉर्म होगा, और ऑर्गन्स को जो कि एक जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको एग्जांपल दिया जा रहा है, जो कि किसी एक एम के लिए, एक प्रॉपर लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तब एक प्रॉपर सिस्टम बनता है। क्या बनता है? सिस्टम बनता है। तो ऑर्गन्स को ऐड करेंगे तभी तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा ना। जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की आप पढ़ाई करेंगे, उसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, उसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, उसमें बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के बाद तब जाके एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म होता है। तो there is no any exception regarding this feature of living organisms. Cellular organization is referred as the most characterizing feature of living organisms due to lack of any exception. इसके पास कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कहाँ से उठा के लाएंगे एक्सेप्शन? जैसे हमने ग्रोथ को जब देखा तो ग्रोथ में हमने बोल दिया कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन को जब हमने देखा तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी या बता रखा है ऑलरेडी, कि उसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग व्हिच आर सिमिलर टू इटसेल्फ। तो वहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हॉर्स और डोंकी को ब्रीड कराएंगे तो म्यूल प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेशन वहां पे गलत हो गई। तो डेफिनेशन को कैसे गलत करें? डेफिनेशन तो सही है। ऑर्गेनिज्म को एक्सेप्शन में भी नहीं डाल सकते। ऐसा भी नहीं कि इस पूरी दुनिया में म्यूल एक ही है, बहुत सारे हैं अवेलेबल हमारे पास। फिर हमने बोला एक काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये कैरेक्टराइजिंग फीचर नहीं है। फिर आपके पास मेटाबॉलिज्म जो भी रिसेंटली आपने पढ़ा है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आपने सीखा कि आपकी बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसको एक साथ ऐड करके हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म के एक एक रिएक्शन को आप लैब में तो परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर हम कैसे बोले कि वो कैरेक्टराइजिंग फीचर है? लेकिन जब यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाती है, ये तो आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऊपर से नीचे की सीरीज में या नीचे से ऊपर की सीरीज में बच्चे नोट भी करते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर के से नीचे की सीरीज में ऐसे लिख सकते हैं, सेल से एरो देके टिश्यू, टिश्यू से और एरो देके ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे दे भी सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है? लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन आपको नोट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आपको इसकी लेक्चर नोट नहीं करना। चलिए इसमें लिख लीजिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is referred as characterizing
feature of living organisms because this feature is only represented by living organisms without any exception. ये एक छोटी सी बात है जो आपने यहाँ पे नोट करा है, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी अगर देखा जाए तो काफ़ी आसान सा था, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस मैंने उसको दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो लास्ट फीचर आपके पास बच गया है, तो लास्ट फीचर यहाँ आपके पास क्या है, कॉन्शियसनेस का है, जो आज के डे में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेड हो गया है। तो ये कॉन्शियसनेस जो है, इसकी जब हम लोग बात करें तो ओल्ड बुक्स में जो डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो हम लोग कहते थे कि जो नॉन लिविंग है उसके पास इस इमोशन का, कॉन्शियसनेस का, इन सब चीज़ों का कोई नामो निशान नहीं होता। लेकिन आज के डे में ये सारी चीज़ें ऐसे बॉर्डर लाइन पे खड़ी है ना, जहाँ की आपको समझ ही नहीं आता कि आपको क्या बोलना है, इसको यस बोलना है या नो बोलना है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि आपके पास एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। आपके पास क्या है, एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। आपने देख रखा होगा इसको, यूट्यूब पे देखा होगा, टेलीविज़न पे देखा होगा, और आपने तो ज़रूर देखा होगा क्योंकि आप वेस्ट बंगाल को बिलोंग भी करते हैं और वहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज में इस रोबोट को सबसे पहले भेजा गया था स्टूडेंट्स के बीच में एक सेमिनार के लिए, ठीक है। कुछ बच्चों को एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग कुछ टिप्स देने के लिए भेजा गया था और बच्चे इससे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे ये उसका आंसर भी कर रही है, और देखने में भी आपको ऐसा ही फील हो रहा होगा कि जैसे यहाँ पे कोई ह्यूमन ही खड़ा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड रोबोट का मतलब होता है ह्यूमन के फीचर्स को शो करने वाला रोबोट। ये रोबोट सोफिया है। अब आपने क्वेश्चन पूछा, ये आंसर कर रही है, तो ये नॉन लिविंग का फीचर तो नहीं। आपने कोई ऐसी चीज बोली जो कि इसको फनी लगी, तो वहां पे इसको हंसी भी आ रही है, ये किसी नॉन लिविंग का फीचर तो नहीं है। लेकिन कॉन्शियसनेस क्या है, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करते हैं, तो कॉन्शियसनेस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो कॉन्शियसनेस का साफ सीधा सा एक ही तो मतलब है कि अगर कोई भी लिविंग है और किसी चीज के अगेंस्ट में कुछ रिएक्शन दे सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें कॉन्शियसनेस है। उसमें क्या है, कॉन्शियसनेस है। ऑब्वियस है। तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, आपके नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। फिर सवाल ये उठता है कि बच्चे ये पूछते हैं कि इसके पास क्या हम माने कि नर्वस सिस्टम है, इसके पास नहीं। नर्वस सिस्टम तुम नहीं बोल सकते, लेकिन इसके ब्रेन में वो सारा डेटा डाला गया है। जैसे एक छोटा बच्चा जो कि किसी फॉरेन कंट्री में पला बड़ा हो, वो इंग्लिश बहुत फ्लुएंटली बोलता है। अब मुझे बंगाली बोलना नहीं आता, बट आपको बहुत अच्छा आता है। क्यों आता है आपको बहुत अच्छा? क्योंकि बचपन से आप उस परिवेश में, उस इन्वायरमेंट में रहे हैं जहाँ आपने लोगों को बोलते हुए सुना है, तो आप सीख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपने जब उसको सीखा तो एक्चुअल में आपके ब्रेन में वो सब परमानेंट स्टोरेज में जा रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए फिर क्या किया गया, यहाँ पे इस रोबोट में भी वो सारा डेटा डाला गया कि हाँ, इस पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, किसके बदले में क्या रिस्पॉन्स किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो लैंग्वेज डाला गया है इसमें, वो इंग्लिश का डाला गया है। कुछ बच्चों का कहना है मैम हिंदी तो बोलती नहीं है। तो हर एक जो ह्यूमन बीइंग है वो हर एक लैंग्वेज नहीं बोल सकता।
बहुत ज्यादा हार्डली हुआ 2-3 ऐसे, ठीक है। लेकिन अब कई तो ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज जो है वो प्रॉपर बोल पाते हैं। तो ऐसा किसकी वजह से है? आपने अपने ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में जिस चीज को डाला है उस चीज का डेटाबेस अवेलेबल है, जिसको कि जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जिसको देख के आप क्या करते हैं, वहां पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जब एक्सटर्नल जो स्टिमुली है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है, उसके अगेंस्ट में जब आपका ब्रेन कुछ रिस्पॉन्ड कराता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रिएक्शंस आपके कैसे होते हैं? इंस्टेंट होते हैं, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। कैसे होते हैं? इंस्टेंट, मतलब तुरंत के तुरंत वहां पे क्या करने वाला? रिएक्ट करने वाला। तो बोलने का मतलब हुआ कि है क्या ये? तो बार 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 जो अवेयरनेस बोलते थे आप, क्या बोलते थे? अवेयरनेस बोलते थे। तो कॉन्शियसनेस क्या हो गया? इट इज द अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। किसके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्ड करेगा? या जो भी रोबोट है। लेकिन ये तो मैंने किस चीज का एग्जांपल दिया यहाँ पे कि नॉन लिविंग है, ह्यूमन ने बनाया है इसको, ये खुद बन के नहीं आई या किसी प्लैनेट से नहीं भेजा गया इसको। तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। लेकिन एक इसका उल्टा एग्जाम्पल भी है। उल्टा क्या एग्जाम्पल है? लिविंग है, लेकिन लिविंग माने या नहीं माने उसमें भी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है आपके पास? एक कोमा पेशेंट का एग्जाम्पल है। किसी भी कोमा पेशेंट को जब आप देखते हैं, तो कोमा पेशेंट आपको कैसा लगता है देखने में? कोमा पेशेंट भी रोबोट ही जैसा लगता है आपको देखने में। बोलने का क्या मतलब है कि कोमा बहुत तरह का होता है, बहुत सारा रीजन होता है इसका, ठीक है। तो अगर आप किसी कोमा पेशेंट को देखेंगे तो वो सुन सकता है किसी चीज को, कई केस में नहीं सुन सकता है। कई केस में देखा होगा आपने, आईज ओपन होती, मूवीज में ही देखा होगा और कहाँ देखा होगा आपने, है ना? तो लेकिन वो क्या नहीं कर सकता? रिएक्ट नहीं कर सकता। जबकि हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन में क्या दिया हमने कॉन्शियसनेस के? अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलीज के दो पार्ट है। भाई ठीक है, अवेयरनेस है तुम्हारे अंदर। अगर कोमा पेशेंट को हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ठीक है तुम्हारे अंदर क्या है? अवेयरनेस है। लेकिन अवेयरनेस है तो कैसे पता चलेगा? तो किसी का अवेयरनेस आप तभी तो पता कर सकते हो, चेक कर सकते हैं, जबकि वो क्या करे? उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करने का काम करे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्शियसनेस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने एक पार्ट कंप्लीट करा है फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक मैम। क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए, अब जब आप ये पूरा फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म समझ ही चुके हैं, तो फटाफट कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देंगे। चलिए, जो मैं पूछ रही हूँ आंसर करेंगे उधर से। गिव अ टर्म फॉर द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हो जाएगा? ये मेटाबॉलिज्म मैंने समझाया था आपको क्लास की शुरुआत में। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको एक साथ ऐड करके, इकट्ठा करके हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है? अगर आपको आता है उधर से आंसर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर क्या है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का बना है। किसका बना है? तो हम लोग बोलते हैं कि मोनोमर इसका क्या है? ग्लूकोज है। प्रोटीन का मोनोमर क्या होगा? अमाइनो एसिड। ए- हाँ ठीक है, वेरी गुड, एमिनो एसिड्स होगा। प्रोटीन का मोनोमर एमिनो एसिड्स हो जाएगा।
नेम द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म इन विच ड्राइव इट इंक्रीजेस, तब क्या हो Anabolism, जाएगा? हाँ ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ कैटाबोलिज्म। catabolism, हम्म, respiration, वेरी गुड। एनाबोलिज्म के एग्जाम्पल्स। uh, our body growth, etc. हम्म, ठीक है, वेरी गुड। ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए इसके। एंड विच फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेफर्ड एज द कैरेक्टराइजिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? Ma'am, please repeat the question. Which feature of living organisms is referred as the characterizing feature of living organism? Ma'am, cell. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ही फीचर है जिसको हम कैरेक्टराइजिंग मान रहे हैं अभी तक, ठीक है। Okay, ma'am. और कॉन्शियसनेस जो है ये भी डिस्प्यूटेड में ही आता है, ये भी डिस्प्यूटेड की कैटेगरी में आता है। आज के डेट में तो और ज्यादा ही डिस्प्यूटेड है ये। पुणे में ना बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने जैसे कैसे किसी स्टाफ को रखा। अब स्टाफ को रखा तो अगर आप मिनिमम, अब अगर पुणे उन्हें साइड में जाएंगे तो अगर आपने रेस्टोरेंट में एक वेटर को भी रखा है तो एटलीस्ट 15,000 पर मंथ तो देंगे ना उसको, ठीक है। अब अगर, क्योंकि 10,000 तो मिनिमम है आज के डेट में, उतना तो आप उसको देंगे ही देंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर आप उसको 15,000 पे कर रहे हैं एक मंथ का, तो जब आप उसको 12 मंथ का पे करेंगे तो आपका 1,80,000, 1,80,000 खर्च हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि हम एक काम करते हैं और हमें किसी चीज का डर भी नहीं रहेगा, चोरी वोरी की भी समस्या नहीं रहेगी कि कुछ ऐसे वेटर आए, कुछ ऐसे वर्कर आए वहाँ रेस्टोरेंट से कुछ सामान ही चोरी करके लेके चले गए। उन्होंने क्या किया ना, रोबोट्स खरीदे दूसरी कंट्री में जहाँ बहुत अच्छा बन रहा था, चाइना वगैरह से। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रोबोट्स को हायर किया उसमें। जैसे उसके पास, उसमें एक जैसे ये सोफिया रोबोट आपको दिख रही है ना, आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो जैसे ये रोबोट आपको सोफिया दिख रही है, तो उसी तरीके से उसके हैंड में भी एक ट्रे दे दिया जाता है, उसमें टेबल नंबर फीड कर दिया जाता है। और वो टेबल टू टेबल क्या करती है, वो करता है, मतलब रोबोट्स लेते हैं वो व्हाइट कलर का ऐसे नॉर्मल सा सिंपल सा जो दिखता है ना, वैसे रोबोट्स वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, एक बार उन्होंने दिया, अब लाइफ टाइम के लिए, मतलब जब तक वो उसकी वर्किंग को सही सलामत रख सके। प्लस दूसरी बात है, किसी डिस्प्यूट का झंझट नहीं, कोई वैसा नहीं। तो हम आज के डे में उसको क्या कर रहे हैं, एक ह्यूमन बीइंग जो उसकी जगह पे होता, उसकी बजाय हमने वहां पे जगह किसको दे दिया, रोबोट्स को दे दिया। अब भाई डिस्प्यूटेड तो हो ही गया ये। फिर एक कोमा पेशेंट है जिसको कि जिंदा रखने के लिए उसके रिलेटिव्स, मतलब अपने इमोशंस की वजह से हर एक चीज करते हैं कि किसी भी तरीके से वो कोमा से बाहर आ जाए। लेकिन क्या है, हम तो तब तक बोल ही रहते, बोलते ही है ना, किसी भी पर्सन के मुंह से ये बात तो निकलेगी ना, हाँ वो जिंदा तो है लेकिन हॉस्पिटल में है। तो हॉस्पिटल में क्यों है, तो कोमा में है। हम तो ऐसा सर्टिफिकेट देते ही नहीं है कि वो डेड हो गया, ना उसका उस वक्त कोई डेथ सर्टिफिकेट बना सकता है। तो ये चीजें क्या है, डिस्प्यूटेड है। अब तो और ज्यादा डिस्प्यूटेड हो गया, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी। जब आप रोबोट्स का एग्जांपल देखते हैं किसमें, जब आप एग्जांपल देखना स्टार्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स के अंदर, ठीक है। तो अब तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको ये वाला पार्ट, जितने भी फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और इतना ही पढ़ना है आपको, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्प्यूटेड फीचर्स की पढ़ाई करनी है। मैंने आपको पिछली क्लास में काफी डिटेल में सिखाया था कि बहुत सारे फीचर्स दिए जाते हैं, बहुत तरह के फीचर्स, जितना सिस्टम है जो आपके इंडेक्स पेज पे मैंने आपको शो कर रखा है। डाइजेशन बोलेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डाइजेशन होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नॉन लिविंग। भाई कहाँ से आया ये सिस्टम, ये तो सबको पता है कि लिविंग में ही होगा, नॉन लिविंग में कोई सवाल ही नहीं उठता है। ना कल को कोई जाके ऐसा खड़ा होकर बोल सकता है देखो देखो ये नॉन लिविंग जो है इसके अंदर भी हार्ट पंप करता हुआ मैं दिखा सकता हूँ, बिल्कुल ये मतलब कोई बेसलेस बातें हैं ये। तो आपको सिर्फ उतना ही करना है, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। इससे बाहर क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए हैं, ना पूछा जाएगा आपसे आगे, ठीक है, क्योंकि बेसलेस क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जाके चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पे ये जो 7 सीरीज आपको दिख रहा है ना, इसको ना एज इट इज याद तो नहीं करना होगा, बोलूंगी मैं। इतनी बार बच्चा सुनता है ना, अभी से लेके जब तक ये पूरा पोर्शन कवर नहीं हो जाता, और जब तक आप एक एक चीज का इसमें से डिस्क्रिप्शन नहीं देख लेते, तब तक ये ओवर नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बार आप सुनेंगे कि ऑटोमेटिकली बच्चे को याद ही हो जाता है, इसमें याद कराने की कोई जरूरत तो पड़ती नहीं है। तो आपको जो यहाँ पे एक सीरीज नजर आ रही है, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो इसको हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब होता है लैडर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कैसे सीढ़ी की तरह आपको दिख रहा है कि स्टेप्स हैं इसके पास अवेलेबल। तो वैसी चीजों के लिए हम लोग हायरार्की टर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या है? टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। तो फिर मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अभी से लेके पूरे चैप्टर में, पूरी बायो में आपको टेक्सोनोमी 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 हर जगह ईच एंड एवरी प्लेस पे आपको सुनने को मिलेगा। तो टेक्सोनोमी को पहले गांठ बांध के रख लेना है कि टेक्सोनोमी मीन्स स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। आप क्या कर रहे हैं वहां पे? क्लासिफिकेशन की जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम टेक्सोनोमी बोल रहे हैं। तो ये भी क्लासिफिकेशन की सीरीज है यहाँ पे। फिर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, इसको याद कैसे करें? तो बच्चों को मैं एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज का जब इनिशियल आप याद कर लेते हैं ना, इनिशियल जो लेटर होता है, निल हो जाते हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि संभावना कम हो जाती, मैं ये भी नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी होगी ही नहीं, गलती इम्पॉसिबल है। कैसे? तो बच्चों को मैं हमेशा एक फ्रेज याद कराती हूँ, कहती हूँ याद करो, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। आसान हो गया। इससे क्या होगा, और नीट के पास ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको ये जरूर क्वेश्चन दिख जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट सीरीज ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की, और इसकी शफलिंग करी गई है। तो इसको सीधा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। हो सकता है ऊपर नीचे याद कर ले आप, या लिखते वक्त आप भूल जाए हमें क्या लिखना है। तो हमेशा क्या ट्रिक याद रखेंगे? कीप पॉट क्लीन, और इसके बाद कितना अच्छा है, फैमिली का फैमिली है, गेट सिक। तो जीनस और स्पीशीज, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इतना तो बच्चों की जुबान पे रहता है, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन अराइज होता है इससे, इसमें से जो स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है? तो क्लासिफिकेशन की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है यहाँ पे, दैट इज स्पीशीज। तो इसको भी याद रखना है आपको। तो ये लिखना जरूरी भी हो जाता है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे। और इसमें से मात्र एक ऐसा है जिसका रियल एग्जिस्टेंस है इस नेचर में। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पीशीज ही आपको ऐसा दिखता है यहाँ पे जिसके पास क्या है, हाँ, जितने ह्यूमन बींग्स हैं सबकी सब एक स्पीशीज है। क्या किसी ऑर्गेनिज्म ने ऐसा बोला कि मेरा ये जीनस है, मेरी ये फैमिली है, मेरा ये ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम है, किंगडम? नहीं, वो हमने बनाया है। लेकिन स्पीशीज जो है सेम स्पीशीज के हैं तो हैं, जिसको प्रजाति कहते हैं आप लोग हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीशीज जो है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये क्या है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज। मात्र इस टेक्सोनोमिक हायरार्की से और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट रैंक पे कौन बैठा है? तो किंगडम है, दिख रहा है आपको सबसे ऊपर। और इसमें से हर एक को, वन वन को हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सन कहते हैं। ये टेक्सन है, ये टेक्सन है, ये भी टेक्सन है, ये भी टेक्सन है। मतलब इसमें से हर एक स्पेशल और स्पेसिफिक जो एक रैंक आपको दिख रहा है ना, उसके लिए हम लोग टर्म क्या देते हैं? टेक्सन बोलेंगे हम लोग उसको। क्या बोलेंगे? टेक्सन। अभी मैं टर्म लिखूंगी, आपको दिख जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्सन। और टेक्सन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। द स्पेसिफिक रैंक विच इज प्रोवाइडेड
इन टेक्सोनोमिक हायरार्की इज नोन एज, आपको वहां पे 4-5 टर्म्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे हाईएस्ट टेक्सन जो है वो कौन है, किंगडम है। कोई भी बच्चा देख के बता सकता है, इसमें कुछ नया नहीं है। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, नेम द लोएस्ट टेक्सन, क्या बोलेंगे, लोएस्ट टेक्सन में फिशेज बोलेंगे। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, फिशेज दिख रहा है। अब इसी तरीके से आपको गुमराह करने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व तब होगा जब आपको ये सीरीज याद होगी, नहीं तो सारी बातें और सारी कहानी बेकार है। फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, द सेक्शन बिटवीन, द सेक्शन बिटवीन, अगर मैंने पूछा यहाँ पे ऑर्डर एंड जीनस, आंसर करेंगे उधर से, क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर क्या होगा, ऑर्डर और जीनस के बीच में क्या दिख रहा है आपको, फैमिली, क्या दिख रहा है, फैमिली। फैमिली। हाँ, तो ये फैमिली जो है इन दोनों के बीच में यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो और एक और चीज है, हम लोग यहाँ पे किंगडम के बिलो कैटेगरी फाइलम तो हम देख रहे हैं, लेकिन अगर प्लांट्स में हो तो उसको हम डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो उसके लिए पूछा जाता है द सेक्शन जस्ट बिलो द किंगडम इन प्लांट्स। अगर आपने इसका आंसर तब फाइलम लिखा वो गलत हो जाएगा। ये स्पेशली आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करके पूछ रहा है कि प्लांट का ही चाहिए इसको और किसी चीज का नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, डिवीजन लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डिवीजन लिखेंगे, तब यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा। और किसी भी चीज को अगर इसमें से डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नीचे वाले का एग्रीगेट बोल के उसके डेफिनेशन को बोल देते हैं। क्या मेरे बोलने का मतलब हुआ, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीनस, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज, समझ आ गया। मतलब जीनस कैसे बनाइएगा, जब एक जैसे स्पीशीज को इकट्ठा करेंगे तो जीनस बनेगा। फैमिली, डिफाइन फैमिली, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ जेनेरा, जीनस का टोटल जेनेरा हो जाता है। ऑर्डर, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज। क्लास, एग्रीगेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्डर्स। फाइलम या डिवीजन, एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस। एंड किंगडम, एग्रीगेट, अगर हम यहाँ पे एनिमल किंगडम की बात करेंगे, प्लांट किंगडम की बात करेंगे तो एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डिवीजन। किंगडम की बात करेंगे तो एग्रीगेट्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फाइलम, अगर एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है, बनाना जो है ये काफी आसान है आपके लिए। इतना समझ आया सबको, इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और ये जो बार बार क्लासिफिकेशन 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 आप लोग सुन रहे हैं, तो हाँ, अगर आपने ये पेज कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका ले लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब जो बार बार आप क्लासिफिकेशन सुन रहे हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे नेम द फादर ऑफ टेक्सोनोमी, तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, कैरोलस लिनियस है। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, कैरोलस लिनियस है। इनको माना जाता है कैरोलस लिनियस को, ठीक है। फिर मैंने आपको टेक्सोनोमी तो बताया था, लेकिन उसमें एक और टर्म आपके पास टेक्सोनोमी के पैरेलल आता है, दैट इज सिस्टमैटिक। ये भी स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन है, नो डाउट, यहाँ तक आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि उसके आगे क्या। लेकिन क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको ऑर्गेनिजम्स के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब है बोलने का? नहीं समझ आया? एक बहुत आसान सा एग्जांपल लीजिए, जो हो ही नहीं सकता है कि आपने नहीं सुना हो। आपको पता है वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल? तो वर्टिब्रेट्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आपके पास वर्टिब्रेट्स क्या क्या हैं? तो ऑब्वियस है कि आपके पास यहाँ पे वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ये 5 वर्टिब्रेट्स हैं, ये आपने सुन रखा है छोटी क्लासेस से ही, ये सारे जो हैं वो आपने नेम सुन रखे हैं। लेकिन इसको इसी सीरीज में लिखना है, आप अपनी मर्जी से इसके सीरीज को नहीं लिख सकते, बिकॉज इट्स सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। आप यहाँ पे इवोल्यूशन की सीरीज की पढ़ाई कर रहे हैं कि जब इवोल्यूशन हुआ तो इस अर्थ पे सबसे पहले फिश आई, फिश के बाद एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद मैमल्स। एक सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। क्या है ये? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। लेकिन सीरीज ऑफ इवोल्यूशन तो है ही है, लेकिन क्या जो फिश है वो एम्फीबियंस की तरह दिखती है? नहीं। क्या एम्फीबियंस रेप्टाइल्स की तरह दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। रेप्टाइल्स बर्ड्स की तरह दिखती हैं? वो भी नहीं। बर्ड्स मैमल की तरह आप बोलेंगे? वो तो बिल्कुल नहीं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आपने किस आधार पे इसको ऐसे अरेंज किया है, तो ये इसकी इवोल्यूशन की सीरीज है। और इवोल्यूशन की सीरीज होने के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जब सबके एंसेस्टर को निकाल के सबकी पढ़ाई करी गई तो पता चला अच्छा ये सब के सब जो हैं सबके एंसेस्टर कॉमन हैं। ये सारे जो एक्सक्यूज मी मैम। वर्टिब्रेट्स हैं। हाँ बोलिए। मैम फिशेस पहले आए थे ना, फिर उनसे एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ना? तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैम मेनली आपका साउंड थोड़ा सा लो आ रहा था, इसीलिए कंफर्म कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये क्या है? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है आपके पास। क्या है? सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। लेकिन इनमें बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया कि आखिर इनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या है क्या। तब एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को जो हमने देखा तो हमें पता चला कि ये सब के सब क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ क्या है इसका, कि चाहे फिशेज हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो या मैमल्स हो, हम किसी के भी एम्ब्रियो के स्टेज को उठा के देखें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप पहचान ही नहीं सकते। सारे के सारे जो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स हैं ना, सब एक जैसे लगते हैं देखने में। तो जिसके बेस पर भी हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि ये सब के सब क्या है, इंटरलिंक्ड भी हैं, एक प्रॉपर सीरीज को फॉलो करते हैं, एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं, लेकिन फिर भी कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। ठीक है, तो इतना डिस्क्रिप्शन मैंने आपको आज की क्लास में दिया है। आज भी आपने बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्लास तक, क्या हमेशा के लिए। और अगर आज की क्लास से किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। किसी कोई डाउट आज की क्लास से? नो मैम, बट नो मैम। नेक्स्ट क्लास कब है? सर बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप ओके पूछ ओके। लेंगे एक बार। चलिए।